नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता, सुरक्षा पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन को बताया असंवैधानिक। भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। हलफनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में भी 15 नामों की घोषणा। प्रदूषण नियंत्रण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की महत्वपूर्ण बैठक। पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35% और हरियाणा में 21% की आई कमी। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत पर किए हमले, 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की हमलों की निंदा, कहा हमें अपनी रक्षा करने का है अधिकार और हक। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनके भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने वक्फ बोर्ड 2013 में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए कहा कि असंवैधानिक तरीके से सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए। 2013 तक इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ को पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी उसके जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदुओं की एकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भाषा, जाति, पंथ के आधार पर अगर बटेंगे तो नुकसान हिंदुओं का ही होगा। कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता।
इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए हलफनामे को जनता के साथ धोखा बताया। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंतपुर के और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री, सुनील महाजन और भी कई लोगों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है। फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐप बनाए, जिनसे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। आईआईटी भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी आईआईटी भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए आईआईटी भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के भारत में सरनेम से ज्यादा आपकी डिग्री और शिक्षा का महत्व है। उपराष्ट्रपति 2 दिनों के लिए जोधपुर और जयपुर दौरे पर हैं। With an IIT and AIIMS
and a national loyalty, it is not just Jodhpur alone. Institutions of national importance are continually dotting our landscape for over a decade or so across the nation. This educational spread out defines, in a sense, our continual developmental journey, at the root of which are the roots of the society. Bharat is undergoing much needed affirmative transformation. Today you are living in Bharat, where your character and merit matter more than your last name, something that was unthinkable a decade or so ago. इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में स्वर्ण भारती महोत्सव में श्रृंगेरी श्री शारदा पीठम द्वारा आयोजित नमः शिवाय पारायण में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक अवधारणा है जो जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। साथ ही और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने 22 उम्मीदवारों को दूसरी सूची में शामिल किया है। जी हां, 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है जो कि दूसरी सूची में शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सूची जारी हुई है, जिसमें अकोट से प्रकाश गुणवंतराव भाड़साकले उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। अकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आई है। दूसरी सूची में 22 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा जिनके नाम इस सूची में शामिल हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। अब तक 121 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ये दूसरी सूची महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, जिसमें 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता श्यामा जुड़ी हुई हैं। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे, 22 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। ये वो कौन से 22 उम्मीदवार हैं जो चुनावी समर में उतरेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा लिस्ट है और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पहली यादी थी, पहली लिस्ट थी जो 99 कैंडिडेट्स की थी और साथ ही अब जो है वो 22 लोगों की है। तो कुल मिला के एक मोटा मोटी आंकड़ा बीजेपी का हो चुका है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लिस्ट की भी उम्मीद यहाँ पर या इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ये अगर हम बात करें तो जो लिस्ट आई हुई है 22 लोगों की लिस्ट जो आई हुई है, कहा जा रहा है कि ये सभी जगह पे यानी कि महाराष्ट्र के चारों ओर की एरियाज को लेता है अपने साथ में, सर्वसमावेशी है। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः कई सारे लोग हैं जिन्हें एक बार फिर से दोबारा मौका दिया गया है और तबकीर जो है उन्हें मौका दिया गया है। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि गोपीचंद पडळकर ये एक ओबीसी, बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं, काफी अग्रेसिव भी हैं। इन्होंने बीजेपी को बहुत समर्थन दिया है, लगातार समर्थन देते आए हुए हैं। उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसी तरीके से पुणे खड़कवासला, पुणे कैंटोनमेंट, अगर हम बात कर ले गढ़चिरौली की, ये सभी ओर से बीजेपी ने सब जगह पर केंद्रित किया है अपने इन लिस्ट लोगों के नाम। और इसी तरीके से हम अगर बात करें तो 22 लोग जो है उन्हें मौका मिल रहा है अब, क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त शुरू ही है और जल्द से जल्द ये चाहेंगे कि इनकी नॉमिनेशन हो। तो लिस्ट का ही बस इंतजार कर रहे थे और अब वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनी शुरू कर देंगे। श्यामा, इन विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो 22 उम्मीदवार हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीट होंगी जहां से इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अगर हम जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं अगर उनकी बात कर लें तो पुणे एक बहुत बड़ा एरिया है। और क्योंकि हम जानते हैं पिछली लोकसभा की जो चुनाव थी उसमें भी पवार वर्सेस पवार का फाइट हमने देखा था।
तो इस बार भी बारामती को टच नहीं किया है बीजेपी ने, क्योंकि महायुति का एक पार्ट है बीजेपी। लेकिन पुणे के जो कैंटोनमेंट का सीट है, खड़कवासला का सीट है, वो बीजेपी ने लिया हुआ है। साथ ही गढ़चिरौली जो एक पूरी तरीके से हम जानते हैं उसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, अब वहां पे काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, काफी ज्यादा चेंजेस आए हुए हैं। तो वो है, ऐसे ही करके कई सारे जो है, क्योंकि चूंकि नाम अभी बस आए हुए हैं, हमें देखना होगा कि किन किन कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें दोबारा एक बार मौका मिला है। लेकिन देवयानी फरांदे हैं, उन्हें उनका नाम है इसमें, जो तफकीर मैं आपको बता रही हूँ वो है गोपीचंद फरलकर है, उनका नाम है, और थोड़े और भी नाम हैं जो काफी सिग्निफिकेंट हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट थी वो 99 लोगों की थी, तो जो इम्पोर्टेंट सीट्स थी, जो काफी बड़ी वाली फाइट वाली सीट थी, उसका ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तीसरी लिस्ट की भी उम्मीद यहाँ पर या बातें यहाँ पर चल रही है, तो वो काफी कम लोगों की लिस्ट होगी, क्योंकि लगभग बीजेपी ने ये आंकड़ा जो है अपना कवर कर ही लिया है। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो जीता था वो आंकड़ा था 105। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस बार भी वो 105 या उससे ज्यादा आंकड़ों पर जीत हासिल करे। और साथ ही अगर ये हासिल करना है तो उन्हें उस पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा ही लोगों को लगाना होगा, क्योंकि इस वक्त ये भी एक चुनौती है कि 2 के बदले 3 यहाँ पर जो यूटी है उसमें जो पार्टीज हैं वो शामिल है। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मन मारने वाली बात होती है, हर जगह प्रेफर्ड सीट आपको नहीं मिल सकते हैं, इसलिए बात ये की जा रही है कि जो तीसरी लिस्ट होगी उसमें बहुत कम लोगों का नाम होगा। जी श्यामा, अगर जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये दोनों सूची आई है इनमें जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर सके और परचम इन सीटों पर लहरा सके? जी, इस वक्त अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो ये मराठा आंदोलन चला और रिजर्वेशन की बातें चली, और हमने ये भी देखा कि लगभग जो ये बात थी कि महाराष्ट्र रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेच फंस गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल जो है वो अपने लोगों को उतार रहे हैं इस रण में, और इन्हीं को टैकल करने के लिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय सरावली ये वाला इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर भी बीजेपी या महायुति एम करेगी ताकि जो मराठा एक नव्स है, मराठा एक कह सकते हैं सेंटीमेंट है, उसे जरूर अपने साथ रख सके। इसके साथ ही मैंने आपको ओबीसी के नेता जो हैं साथ में आए हुए हैं, तो यानी कि ओबीसी को भी कैप्चर करने की बातें यहाँ पर दिख रही है। बात यह है कि मराठा आंदोलन जब हो रहा था तो एक बहुत बड़ी बात ये चल रही थी, यह बात है कि ओबीसी में ही समावेश किया जाएगा मराठा को भी, जिसका बहुत बड़ा आंदोलन ओबीसी ने भी किया था, और इसी वजह से ओबीसी को भी अपने साथ में लेना बहुत अहम हो जाता है। और इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि जो एक बहुत बड़े नेता हैं ओबीसी के गोपीचंद फरलकर, इन्होंने इस बार अपने सूची में जगह दी है, स्थान दी है, और इन्हें भी उतारा है। और इसी तरीके से कई सारे ऐसे सीट्स हैं महाराष्ट्र में जो एससी रिजर्व है, तो वहां पर भी बीजेपी ने या महायुति ने ये कोशिश की है कि वहां पे ऐसे कैंडिडेट्स उतार सकें जो जनता से जुड़ी हुई है और जनता के साथ में कनेक्ट कर सकती है। तो ऐसे सब भी इलाके हैं, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो धारावी वाला इलाका है वो एससी रिजर्व है, और हम हमेशा यहाँ से देख रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, और बीजेपी जरूर चाहती है कि यहाँ पर वो अपना एक ऐसा कैंडिडेट निकालें, ऐसा कैंडिडेट उतारें कि जो जनता है उनके साथ में, वो कैंडिडेट के साथ में आ सके, कनेक्ट कर सकें। तो ये एक प्रयास शुरू है। हालांकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी के पास में अपना एक कह सकते हैं हम कि वो ज्यादा पावरफुल है वहां पर, तो कई सारे लोगों को रिपीट भी किया है उन्होंने। अगर हम बात करें रिपीट में तो जो बड़ाला का एक इलाका है, मुंबई में ही है वो स्थित, तो यहाँ पर कालिदास कोलमकर करके हैं जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ, सबसे ज्यादा इलेक्शंस उन्होंने, असेंबली इलेक्शंस उन्होंने लड़ी हैं, और काफी बार उन्होंने पार्टी भी बदली है। तो ऐसे में उन्हें वापस से सीट दिया है, और अगर वो जीतते हैं तो ये लगातार 9वीं बार होगा कि वो असेंबली इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने और भी बात की कि किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है।
महिलाओं के लिए भी एक तरीके से बहुत हम कह सकते हैं कि महिलाओं को जोड़ के रखना भी बहुत अनिवार्य है। और इसी प्रकार से जो ये इन्होंने स्कीम्स शुरू की है महाराष्ट्र में, लाड़की बहन योजना और कई अन्य योजना, वो भी चाहेंगे कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स वो करें ताकि महिलाएं कनेक्ट कर सकें उनके साथ में और ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स हैं वो उनके पास आ सकें। श्यामा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिस तरह से कुल नामों की सूची यानी कि 121 नामों की सूची अब तक जारी हो चुकी है, दोनों सूची को मिलाकर के अगर बात करें उम्मीदवार, तो इन उम्मीदवारों में क्या नए चेहरों को ज़्यादा मौका दिया गया है या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन्हें ही वापस मैदान में उतारा गया है, या युवा चेहरों की अगर बात करें, महिलाओं की अगर बात करें, तो किस तरह की राजनीतिक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है वो ये रहती है कि वो युवाओं को भी चांस देते हैं, मौका देते हैं, और साथ ही जो एक्सपीरियंस्ड रहते हैं उन्हें भी साथ रखते हैं। यानी कि दोनों तरीके से, दोनों प्रकार से वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। अगर आप देखें तो कई सारे जो नाम हैं वो ऐसे नाम हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई की बात में फिलहाल तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो एरियाज है, नॉर्थ का इलाका है मुंबई में, वो सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो कैंडिडेट्स रहे हैं वही उन्हें ही फिर से उतारा गया है। साथ ही अगर हम बात करें जो मुंबई से सटे हुए इलाके हैं, थाने या ऐरोली या नवी मुंबई, ये सब इलाके हैं, वहां से भी ऐसे लोग हैं जो गद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हीं को है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि क्योंकि महायुति बनी हुई है और ऐसे समय में ये दिक्कत है कि कोई अगर ऐसे समन्वय नहीं बन पा रहा है यहाँ पर कि एनसीपी को देना है या बीजेपी को देना है, तो कई हमने जगह पर ये भी देखा है कि बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो चले गए हैं दूसरे पार्टी में। इसका एक उदाहरण है जो नीलेश राणे हैं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं, वो चले गए शिवसेना में, क्योंकि जो ये कुड़ाल का इलाका है, जो ये कोंकण का इलाका है, वो शिवसेना के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही वो वोट्स के लिए भी, वोट्स के मायने से भी शिवसेना का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं कि नीलेश राणे को उतारा गया है, तो वो एक युवा चेहरा है। तो जिस तरीके से, क्योंकि काम भी वहां पर बहुत हुआ है और उनके लिए अगर हम देखें तो जो युवा लीडर्स को उतारा है, उनके साथ ही में जो यूनियन मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो लीडर्स हैं वो साथ आ रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में कह लीजिए या जो प्रचार सभा है उनमें कह लीजिए। तो एक ओवरऑल यहाँ पर बीजेपी ने एक फ्लेवर देने की कोशिश की है, और साथ ही यही बात हमने महायुति में भी देखी है कि महायुति भी यही फ्लेवर पेश कर रहा है। हालांकि अब बहुत कम समय रह गया है कि नॉमिनेशन जल्द से जल्द भरना होगा लोगों को, तो इसीलिए अब जितनी यादी आनी है, जितनी लिस्ट और बाकी आनी है, उसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आ जाए। और वहीं जहां पे शिवसेना यूबीटी का 3 लिस्ट आ चुका है, बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी है, उसी तरीके से कांग्रेस की भी हमने काफी सारे नाम देख लिए हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे की भी हमने देख लिए हैं, और साथ ही एनसीपी, दोनों तरफ से हमने काफी सारे नाम देख लिए। जी हाँ, प्रमुख दल जो है वो धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। वहीं श्यामा, अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं के बीच में किस तरह के मुद्दे इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे, जिनको देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा रही है शायद, कि कितना वो अपने मतदाताओं को रिझा पाएंगे और कितना उनका विश्वास जीत पाएंगे। तो मतदाताओं के अगर मुद्दों की बात करें, उनके विश्वास की बात करें, भरोसे की बात करें, तो किस तरह का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था, काफी गुस्सा भरा हुआ था लोगों में, क्योंकि पार्टियां टूटी थी और कहीं ना कहीं वो ब्लेम कर रहे थे। लेकिन हो सकता है इस बार महाराष्ट्र का जो असेंबली का चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, इसका एक अलग फ्लेवर हमें देखने के लिए मिलेगा, अलग एक चेहरा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कई बार हमेशा हम देखते हैं, कई बार भी देखते हैं और बहुत बार देखते हैं कि जो लोकसभा का रिजल्ट होता है उससे काफी विपरीत होता है विधानसभा का जो रिजल्ट होता है। लेकिन महाराष्ट्र की खासियत ये है कि कोई नहीं बता सकता है कि इसमें किस तरीके से, किस तरफ रुझान जाएगा, किस तरफ लोग वोटर्स यहाँ पर वोट करेंगे। तो वो एक तो हमें देखना होगा जब रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात कर लें तो महाराष्ट्र में सभी जगहों की बात कर लें, हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर लें, तो काफी वेरिड मुद्दे हैं यहाँ पर। मुंबई की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मुंबई में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिस तरीके से हमने कोस्टल रोड देखे, MPHL देखा जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था,
तो ये जो अगर इतने बड़ा जो इतना एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होके गुजरता है, वो लोगों के लिए काफी मायने रखता है। अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, वो मायने रखता है। यहाँ पर अगर हम मुंबई में ही स्पेसिफिकली हम वर्ली या सिवरी ये सारे इलाकों की बात करें, तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि जो उनके घर थे, बीडीडी चॉल्स थे, उन्हें बिल्डिंग्स में बनाया जा रहा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। जी, निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। किस तरह के मुद्दे होंगे, कुल कितने नामों की सूची जारी की गई है, तमाम बिंदुओं के साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमें जानकारी दे रही थी। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।